हम मध्य प्रदेश में इतिहास का संदर्भ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास किस प्रकार से चीजें देखने को मिलती हैं, उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। लास्ट जो हमने क्लासेस में पढ़ा, वहां पर मैं सातवाहन वंश तक के संदर्भ में देख लिया था चीजों को। हालांकि हमने अभी भी स्पष्टता है पूरा का पूरा मौर्य टॉपिक नहीं पढ़ा है, या उससे पहले का महात्मा बुद्ध, स्वामी इत्यादि वगैरह हमने नहीं पढ़ा। वो अपन स्पेशली इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी अपन रिदम तोड़े बिना प्राचीन इतिहास को मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख लेते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। तो सातवाहन वंशों तक हमने देख लिया। इस बात को समझना है अपन को यहाँ पर इंडिया, दैट इज इंडियन हिस्ट्री वाला संदर्भ, और दूसरा इसमें से भी एमपी की हिस्ट्री। जब भी कोई बड़ी सत्ता आएगी, चाहे मौर्य हो, चाहे बाद में आप मुगल काल इत्यादि वगैरह देखें, इनके विघटन के पश्चात में जो भी देश में हिस्से होते हैं वो छोटे छोटे राज्यों में टूट जाते हैं। क्षेत्रीय राज्यों का उदय जिसे करके कहा जाता है। जब भी ये क्षेत्रीय राज्यों का उदय होगा तो उसमें एक प्रॉब्लम जाती है आप लोगों को पढ़ने के दौरान में। कभी यूनिट वाइज पूरा पूरा एक इंडिया पढ़ने को मिल गया था, एक एमपी पढ़ने को मिल गया था। इसमें अलग अलग बढ़ जाता है, अलग अलग हिस्सों में हमको पढ़ना पड़ता है कि साहब बोले आधा हिस्सा तो ये फलानी डायनेस्टी में आ रहा है, दूसरा वाला हिस्सा किसी और के अंडर में आ रहा है, तो ऐसा हो जाएगा। तो चार दिशाओं में, चार हिस्सों में हमको अलग अलग क्षेत्र राजवंशों को पढ़ना पड़ता है। तो एक ही टाइम पर कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि सर ये वाला इतिहास चल रहा है कि ये वाला चल रहा है, कुषाण वंश चल रहा है कि सर शक वंश चल रहा है, सर इसमें उत्तर कुषाण चल रहा है सर कि गुप्त चल रहा है कि गुप्तोत्तर चल रहा है। यहाँ पर तो अभी ये वाला चल रहा था सेम टाइम पीरियड पर, लेकिन उसी समय मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्से में दूसरा इतिहास चल रहा होगा साहब जी, यहाँ राजा ये वाला वंश नहीं है, ये वाला है, ऐसे करके होता है। तो थोड़ी सा उसके प्रति एक सरल समझ विकसित करिएगा, उसके हिसाब से अपन लेके चलेंगे। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अब जो अगला खास वंश आने वाला है मौर्य के पश्चात में, पूरा पूरा काल कहलाता मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल करके कहलाता है। आप इसको मोटे तौर पर कह सकते हो कि 200 बीसी से लेकर के 300 एडी तक का ये जो दौर कहलाता है, आप इसे कह सकते हो दैट इज मौर्योत्तर काल। शुंग वंश की स्थापना 187 बीसी में हम पढ़ चुके हैं, ये बात सही है, बट मैंने मोटे तौर पर लिख दिया यहाँ 200 बीसी के रूप में आप इसको ध्यान रखना। मौर्योत्तर काल में भारत में कई विदेशी आक्रांता भी आएंगे, यानी विदेशी शासक भी देखने को मिलेंगे आपको, और इसी समय भारत में क्षेत्रीय शासक भी मिलने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि इन वाले एरिया से विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं, जिन्हें आप IPSK के नाम से आसानी से पढ़ सकते हैं। आई से होने वाला इंडो ग्रीक, पी फॉर होने वाला पर्सियन, एस फॉर होने वाला है शक, के फॉर होने वाला है कुषाण। तो ये वो दौर कहलाता है मौर्योत्तर काल। तो ये विदेशी आक्रांता। बताने का आशय ये है कि अभी आधा मध्य प्रदेश का हिस्सा, या विशेषकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और बाद भर उत्तरी मध्य प्रदेश, इनके अधीन में आ जाने वाला है, जबकि आधे हिस्से में क्षेत्रीय राजवंश चलते रह जाने वाले हैं। इस बात को समझना है हमको। तो ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले कुषाण। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। ये रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, एक सेकंड, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। जी, 26 के आगे भी रिकॉर्डिंग रहेगी, रेगुलर रिकॉर्डिंग रखेंगे। चलिए, तो इस काल में हम देखते हैं IPSK वाली बात हमने देखी, विदेशी शासक आने वाले हैं। इनमें जो सबसे खास हम पढ़ेंगे, एक पढ़ने वाले हैं शक और दूसरा पढ़ने वाले हम कुषाण। सबसे पहले आते हैं, अच्छा इसमें क्रम भी पूछ लेते कभी को, तो यही क्रम है IPSK करके आप ध्यान रख लीजिएगा। यानी सबसे पहले ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, और फिर ये आने वाले हैं। मध्य प्रदेश पर प्रभाव पड़ने वाला है शकों को और कुषाणों को, क्योंकि ये क्षेत्र इनके अंडर में आ जाने वाला है, ऐसा हमको अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। शाखाओं की 5 ब्रांच हमको विशेषकर देखने को मिलती है। शक कई शाखाओं में आए, उनमें से सबसे जो खास कहलाती है 5 ब्रांचों में से,
एक ब्रांच हम पढ़ने वाले हैं, कादर्मक शाखा। कादर्मक शाखा पढ़ने वाले हैं। शकों का भारत में संस्थापक कहलाता माउस, ठीक है ना, बिल्कुल बिगिनिंग में हम देखते हैं। जबकि इसी में आने वाला एक कादर्मक वंश, ये गुजरात वाले क्षेत्र में इनका नियंत्रण होने वाला है। इसमें संस्थापक का नाम नोट कर लीजिए, चष्टन नाम मिलता है, यशोमती का पुत्र चष्टन। इस व्यक्ति का नियंत्रण हो जाने वाला है कहां पर, मालवा क्षेत्र में। यानी ये जो आप एरिया देख रहे हो, इसमें से जो मालवा क्षेत्र रहेगा इस पर नियंत्रण होगा। तो शक यहाँ आ चुके हैं। ये एरिया लगा हुआ है गुजरात से, तो मैंने कहा आपसे कि गुजरात वाले एरिया पर ही आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप देखेंगे, कौन सी फैमिली, कौन सा वंश, कादर्मक वंश, कौन सा फाउंडर, चस्टन करके फाउंडर हमको देखने को मिलता है। इस समय मौर्योत्तर काल में अनेक विदेशी यात्रियों के बारे में भी हमको, विदेशी इतिहासकारों की जानकारी मिलती है, उन्होंने पुस्तकें लिखी हुई है। 2 से 3 पुस्तकें बार बार एग्जाम में पूछता है। एक तो टालमी, ठीक, दूसरा हम देख लेने वाले हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, नहीं टॉलमी की बुक नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी जो है एक अज्ञात व्यक्ति ने लिखी है, अर्थात आज तक फाउंड नहीं हो पाया कि किस व्यक्ति ने ये लिखी हुई है, ठीक है। टॉलमी ने अलग पुस्तक लिखी है, वहां पर लिख लीजिए जीटी, जी फॉर जियोग्राफी, टी फॉर टॉलमी। एक और बंदा आने वाला है प्लिनी, इसी दौर का है प्लिनी, दैट इज नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, तो इन्होंने ये किताबें लिखी हुई हैं। इन किताबों में से जिन जिन में हमको मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों का उल्लेख मिलेगा उसको एग्जाम में पूछता है। तो टॉलमी ने तो सीधा सीधा अवंती के बारे में बताया है, अवंती का नाम तक लिया कि बोले नहीं शकों का ये वाली फैमिली का शासक। अवंती को उसने उज्जैनी को ओजनी करके कहा है, क्या कहा है, ओजनी, ये वर्ड उसने कहा हुआ है। और बताता है कि ओजिन का शासक या ओजनी का शासक या ओजैन का शासक चष्टन हुआ करता था। तो ये उसने इतिहास की अपनी पुस्तकों में बताया है। पॉइंट नंबर 2, उज्जैन और विदिशा से इनके सिक्के भी मिले हैं। शक सबसे खास जाने जाते हैं अपने चांदी के सिक्कों के लिए। किस चीज के सिक्कों के लिए, चांदी के सिक्कों के लिए जाने जाते हैं। चांदी के सिक्के मिले हैं, शिवपुरी से मिले हैं, उज्जैन से मिले हैं, विदिशा से मिले हैं। इसी फैमिली में इनके बाद में जो सबसे फेमस शासक आता है उसको कहा जाता है रुद्रदामन। रुद्रदामन, इसके पहले जयदामन आता है बट एग्जाम में उनको नहीं पूछता। रुद्रदामन इसी फैमिली का था, यानी अगर कहेगा कौन सा वंश, तो कादर्मक वंश, क्लियर। उसमें से भी कौन सी वाली डायनेस्टी है, तो शकों की डायनेस्टी है। किस क्षेत्र पर अधिकार था, तो पश्चिमी भारत, मालवा क्षेत्र पर भी उसका नियंत्रण था। इसके बारे में हमको जानकारी मिलती 130 एडी से लेकर के, इसका जो टाइम मिलेगा आपको 50 तक मिलेगा, 150 तक। अर्थात अगर आप गौर से देखो कि 200 बीसी सर हम कहा एकदम से ये 130 150 एडी पर आ गए। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि रेगुलर वे में शासकों का क्रम आपको नहीं मिलता कि इसके बाद में ये आया, इसके बाद में ये आया, उसके बाद में ये आया, बीच में काफी गैप है, सोर्सेस का अभाव है। तो इन मोटी मोटी बातों को समझें। महत्वपूर्ण शासक फिर सीधा ये है। अच्छा, बीच में जो शासक नहीं मिल पा रहे, टाइमलाइन आपको क्लियर नहीं हो पा रही, तो इतिहास में किसी को भी क्लियर नहीं, यही वजह कि एग्जाम में आपसे पूछता ही नहीं है। वो आपसे यही पूछता है जो कंफर्म है, कभी भी डाउटफुल चीजों को नहीं पूछते हैं, बहुत संभव प्रयास होता है। रुद्रदामन, रुद्रदामन, पहली बात तो शक था, शकों की इस फैमिली का था। दूसरी बात, संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। इस बात की हमको जानकारी मिलती है उससे जूनागढ़ अभिलेख से। कौन से, जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। उस जमाने में लिखा गया संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख कहलाता है।
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यहां से हमको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, सुदर्शन झील के संदर्भ में जानकारी मिलती है। गुजरात में एक सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील। गुजरात वाले एरिया में पानी की कमी रहती है तब भी और आज भी। यही वजह कि आज भी आपने सरदार सरोवर जो परियोजना बनाई हुई है उसमें गुजरात को हिस्सा दिया हुआ है। नहर इत्यादि के माध्यम से आप वहां पर नर्मदा जी का जल पहुंचा रहे हैं, तो पानी की कमी रहती रही होगी। यही वजह है कि वहां पर उसने पानी की समस्या को दूर करने के लिए इस झील का पुनर्निर्माण कराया था। इस झील का पुनर्निर्माण करा। सुदर्शन झील 50 बार पूछ चुका है आपसे, कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात में की जगह पर तो गिर जगह पर है, गिर, उसी से उसको गिरनार करके कहा जाता है। काठियावाड़ क्षेत्र करके कहलाता है। आज यहाँ पर लॉयन के लिए जाना जाता है एरिया। तो इस झील पर काफी क्वेश्चन पूछता है। झील से 4 शासक प्लस उनके 4 राज्यपाल संबंधित रहे हैं, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो सुदर्शन झील को भी एक लगे हाथ देख लो। सुदर्शन झील, सबसे पहली बार इसका निर्माण किसने क्या कराया था? दैट इज चंपू, अत्तू, रूसो, स्कर्पण, ऐसे करके ध्यान रखना। रीजन इस पर क्वेश्चन आता है, टफ हो जाता है। चा से होता है कि फाउंडर था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने झील का निर्माण कराया था, कि पहली जानकारी हमको मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का शासक, राजधानी पाटलिपुत्र, गुजरात क्षेत्र भी उनके नियंत्रण में आता रहा होगा, इससे पता चल रहा है। खुद गया नहीं था, उसने अपने जो राज्यपाल था गिरनार का, गुजरात क्षेत्र का, उससे करवाया था साहब जी। तो पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त के समय पर वहां का राज्यपाल कौन था, इसलिए आपने कहा चंपू। दैट इज पू से हो जाने वाला है पुष्यगुप्त, उसका राज्यपाल हो जाएगा। चंद्रगुप्त के पश्चात में अगेन अशोक, इसका पुनर्निर्माण कराया गया। निर्माण इसने कराया जबकि पुनर्निर्माण इसने कराया, अशोक। लेकिन अशोक खुद नहीं गया था, उसने अपने राज्यपाल से यानी गवर्नर से कराया था। अत्तुता से क्या होगा? तो शास करके मिलता है आपको, दैट तो शास्त्र। नेक्स्ट वन, थर्ड है तो रूसो, रूस से होता है रुद्रदामन, यही है वो बंदा, शक शासक रुद्रदामन जो आप पढ़ रहे हैं। इसका भी काफी बड़ा एम्पायर था, मालवा भी आ रहा था, गुजरात भी आ रहा था, पश्चिमोत्तर भारत भी आ रहा था इसके अंडर में। ठीक है, तो इसने भी अपने गवर्नर से वहां पर रीमेंटेनेंस उसका करवाया था कि झील में गाद वाद जमा हुई, साफ सफाई करो, दीवारी वारी टूट गई, सही करो भाई। तो इसने अपने गवर्नर से करवाया था वहां पर, दैट इज रूसो। सा से कौन था गवर्नर? सुविशाख। ऐसे करके नाम आता है, आपको मिलता है बार बार। नेक्स्ट वन, चौथा शासक स्कर्पण कहा, इसका से होगा स्कंदगुप्त, गुप्त शासक। गुप्तों को उत्तर भारत में काफी बड़ा एम्पायर मिलने वाला अपन को, लगभग 300 एडी से हम देखेंगे 550 एडी तक। ठीक, स्कंदगुप्त के शासनकाल में फिर इसका रीमेंटेनेंस हुआ। कौन था उसका गवर्नर पूछ लेगा तो पर्ण से होगा, पर्णदत्त। इस पर लगातार लाइन से क्वेश्चन आए हैं, इसको कभी भी गलती से गलत मत करना। तो मध्य प्रदेश प्लस ये वाला एरिया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश के इस एरिया से काशी होते हुए यानी रीवा सतना से होते हुए, इलाहाबाद रीवा सतना से होते हुए, जो आपने अशोक का अभिलेख देखा हुआ था कटनी या बहरीबंद वाकल वाला रूपनाथ, वहां से होते हुए सागर, विदिशा, रायसेन, मालवा से गुजरात तक इंटरनेशनल रूट जाता था। तो वहां से फॉरेन कंट्रीज के साथ विदेशी व्यापार हमारा होता था। गुजरात का एरिया भड़ौच, भ्रगु कच्छ इस नाम से जाना जाता था। एक दो बंदरगाहों के नाम मिलते, बैरी एरी गाजा इत्यादि करके मिलेगा। भड़ौच, भरूच, बैरी गाजा, बैरी मेरी कम। ठीक है, बहुत फेमस कोटेशन मिलते हैं आपको यहाँ पर कि साहब यदि कैम्बे और मलक्का दोनों संपन्न रहना चाहते हैं लंबे समय तक, तो दोनों को मिलकर रहना पड़ेगा। बहुत ही फेमस कोटेशन हम इस जमाने का देखते हैं। तो वही ये चीजें हैं, तो मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाने वाला। तो रुद्र दामन साहब। नेक्स्ट पॉइंट, रुद्र दामन विदेशी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। शक, शक यहाँ पर आकर रह गए थे, लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति अपना रहे थे। संस्कृत लैंग्वेज को उसने अपनाया हुआ था। संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख आपको होता है संस्कृत का प्रकाश विद्वान, आपसे बताया।
ठीक, तो ये पॉइंट हमको देखने को मिलता है। सेम इसी टाइम पर इस क्षेत्र में उसके पड़ोसी थे सातवाहन। सातवाहन शासक, सातवाहन शासकों से उसकी सीमाएं टकरा रही थी, तो युद्ध वगैरह होने वाला है। ठीक है, हुआ, एक बार दो बार हुआ। वशिष्ठी पुत्र शातकर्णी के साथ में इसका युद्ध होने वाला है, हरा देगा, ठीक है। लेकिन बाद में दोनों लोग देखते हैं कि नहीं साहब, दोनों ही पर्याप्त शक्ति संपन्न है, तो वैवाहिक संबंध इसमें हो जाते हैं। तो रुद्रदामन अपनी पुत्री का विवाह किस फैमिली में करता है? अपनी पुत्री का विवाह इस फैमिली से कर देता है। तो इससे पता चलता है कि हाँ, वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो रहे थे विदेशियों तथा भारतीयों में, और वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनते चले जा रहे थे। सबसे बड़ी एकता कहलाती है रोटी बेटी की एकता, है ना, साथ में बैठकर खाना और वैवाहिक संबंध। यदि ये है तो वाकई में एकता है, और नहीं है तो फिर आपका समाज बटा हुआ है साहब जी। तो इससे ये समझ में आता है कि नहीं, ये सबसे लास्ट पॉइंट होता है, माइलस्टोन होता है अपने आप में, ये संबंध स्थापित हो रहे थे। रुद्रदामन के पश्चात में और भी शक शासक आने वाले हैं, बट ये क्लियर है कि हाँ, रुद्रदामन का मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण हुआ करता था। शकों का इसके पश्चात में जो हमको शासक मिलेंगे, तो जयदामा इत्यादि वगैरह नाम मिलेंगे, नॉट सो मोर इम्पोर्टेंट। महत्वपूर्ण होने वाला है कि इसके भी लगभग 100 साल के बाद में हमको रुद्र सिंह करके शासक मिलने वाला है, दैट इज रुद्र सिंह। शकी फैमिली है ये। रुद्र सिंह, इनका विवाद होने वाला है वाकाटकों से, क्योंकि सातवाहन के पश्चात में इस एरिया पे हमको वाकाटक मिलते हैं। जबकि उसी टाइम पर वाकाटक फैमिली में पूर्वी भारत वाले और उत्तर पूर्वी भारत में यहाँ पर गुप्त हैं, गुप्त शासक हैं। गुप्त शासकों में सबसे खास कहलाता चंद्रगुप्त सेकंड। इनकी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह होने वाला वाकाटक फैमिली में। तो शकों का विवाद चल रहा है किससे? वाकाटक से। फाइनली होने वाला रुद्र सिंह के काल में प्रभावती गुप्ता के हस्बैंड की हत्या वत्या हो जाने वाली है, सब चीजें। तो चंद्रगुप्त का विवाद बढ़ता चला जाएगा अब इनके साथ में। तो मुद्दा उसमें यही है, चंद्रगुप्त यहां पर अटैक करने वाला है, चंद्रगुप्त सेकंड, क्योंकि उसकी पुत्री। और फाइनली वो शकों को यहां से खदेड़ देगा या बाहर कर देगा। कहने का आशय यही कि उसने शकों को हरा दिया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत ही खास उपाधि धारण की थी, जिसे कहा जाता शकारी। ये पूछ लेता है, शकारी उपाधि धारण करने का मतलब है कि ना केवल उपाधि धारण की, बल्कि चांदी की वो जो सिक्के वाली बात कही थी, उनको रिप्रिंट कराएगा। नोट करने वाली बात है कि प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्र सिंह सेकंड के साथ में हुआ था। रुद्रसेन सेकंड किस फैमिली का? ये वाकाटक फैमिली का है। इसके टाइम पर एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी गई थी, सेतु बंध।
रिटन बाय प्रवर सेन। पूछ लेगा आपसे। इस पुस्तक की भाषा प्राकृत है, थोड़ी सा ध्यान रखना। तो ये थोड़ी सा अपन को चर्चा मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट वन। तो शकवंश आया चला गया सारी चीजें। नेक्स्ट वन, इसी क्षेत्र में जो एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना होने वाली है वो ये कहलाती है कि कुषाणों का भी अब यहां पर प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। तो यानी अगली फैमिली मिलेगी आपको कहां, यहां पर कुषाण मिलने वाली है। कुषाण फैमिली। कुषाणों पर बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। कुषाण फैमिली सबसे आखिरी में आने वाली इस दौर में अपन देखते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, केवी केवी एच केवी केवी। केवी केवी एच केवी केवी बड़े जो डायनेस्टीज है, फॉर एग्जांपल मौर्य वगैरह हो गए, गुप्त हो गए, उनको अपन डिटेल में पढ़ लेंगे, जिनकी हिस्ट्री काफी ज्यादा रिलेटेड है। जबकि जिनकी कम रिलेटेड है उनको अपन जनरल वे में पढ़ के निकल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जिस टाइप से आता अपन बना लेंगे। ठीक। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि साहब सबसे पहला संस्थापक कुषाण वंश का, के फॉर है कुजुल कटपितस, कुजुल कटपितस। वी से आने वाला है विम कटपितस। के से आने वाला है कनिष्क, तीसरे नंबर का, थर्ड सबसे महान शासक यहाँ का। वी से आने वाला है वशिष्ठ। एच से आने वाला होविष्क। एंड के जाने दो। खास बात यह है, इनको पढ़ते रहिएगा आप अपनी डिटेल में, कुषाण वाले नोट्स में सब दिया हुआ है, पढ़िएगा आराम से। अभी जो मालवा मध्य प्रदेश इत्यादि संदर्भ हम उसको देख रहे थे। द नेक्स्ट वन, विम कटभिसस का एक सिक्का मिला है साहब हमको विदिशा से। जबकि बाद के शासकों के सिक्के सांची, जबलपुर, जबलपुर का ब्रैकेट में लिखा तो तेवर से मिले हैं। तेवर में होविष्क का सिक्का प्लस 2 मूर्ति अभिलेख मिलते हैं हमको। दो मूर्ति अभिलेख मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि साहब ये बंदे अपने यहां से रिलेवेंट हो जाने वाले हैं। देखो नेशनल लेवल पर जब क्वेश्चन आता है या नेशनल हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, तो फाउंडर का आता पहला कौन था? कुजुल कटपितस। अपन ने देख लिया उसके सिक्के वगैरह। फिर उसके बाद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है केफ और कनिष्क पर आता है, या वशिष्ठ पर भी आ जाने वाला था। ठीक। विम कटपितस पर भी आने वाला। बट एमपी में आप देख रहे हो तो ये दो नाम आपको बताए, एक दो, इन पर ज्यादा क्वेश्चन आता है। कनिष्क पर भी आता है, लेकिन वो एक नेशनल लेवल पर महानतम शासक सम्राट कहलाता है, उसके कारण आता है। चलो एक एक करके पूरी चीजें ही लगभग यहाँ पर देख लेते हैं। कुषाण भी विदेशी थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक। कहां से आए थे? तो मध्य एशिया वाले या पूर्वी, मध्य एशिया का पूर्वी हिस्सा, या आप कह सकते हो पश्चिमी चीन वाले क्षेत्र से आए थे। कौन सी जाति के थे? तो यूची जाति के थे। भारत में आते हैं, एम्पायर स्थापित करने वाले हैं। भारत के किस एरिया में? तो ये उत्तर पश्चिम वाले जो एरिया होगा यहां पर आने वाले हैं। खास बात है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, तो हमारी संस्कृति में ये
घुलते मिलते चले जाएंगे। इस बात का एविडेंस क्या है? उनके द्वारा यहाँ की ही भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के त्योहार और यहाँ के धर्म इन्हें अपनाया गया। ठीक, और कोई एक धर्म मात्र को नहीं अपनाया गया, कई धर्मों को उन्होंने प्रश्रय दिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने शैव धर्म को दिया सबसे ज्यादा कुषाण शासकों में। तो हमको यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर का बंदा है विम कर्फिसस, एंड फोर्थ नंबर पे आप देख रहे हैं, फिफ्थ नंबर पे एच फॉर होविस्क, इनके सिक्के में भगवान शिव, पार्वती, नंदी, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। ये पूछता है आपसे एग्जामिनर, यही वजह है कि साहब सबसे ज्यादा किसके में, तो एच वाला ध्यान रखना, हर हर महादेव। तो इससे पता चलता है कि भारतीय धर्म संस्कृति को ये अपना रहे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिगिनिंग पहले से ही हो चुकी थी, यानी कि विम के समय से ही हमको सिक्कों पर ये सब देखने को मिल जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं सर कुछ प्रतिशत के सिक्कों पर भी मिलता है, पर एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि कुछ इतिहासकार क्या कह रहे, फलाने क्या कह रहे। एग्जामिनर ये कहता है कि सबसे अधिक मात्रा में ऐसे सिक्के जिन पर हमको शिव, नंदी इत्यादि वगैरह आकृति और सारी बातें मिलती हों, वो कौन है, तो ये बंदा है। तो ऐसा पूछते हैं आपको साहब। मध्य प्रदेश, मैंने कहा आपसे तेवर, जबलपुर शहर, सिक्के किसके मिले हैं कुषाण शासकों में, होविस्क, प्लस दो मूर्तियां विलेख भी मिले हैं। तेवर जो है, इसे बाद के काल में आप अलग अलग नामों से जानेंगे, उनमें से एक खास नाम कहलाता है दाहल मंडल। क्या कहलाता है? दाहल मंडल। यह भारत का विश्व विख्यात शैव केंद्र रहा है। शैव प्लस शैव के साथ में शाक्त भी जुड़ जाएगा, देवी की अवधारणा, इनका केंद्र रहा है। और ये लगभग आपको 10th सेंचुरी तक मिलेगा, अभी तो आप सेकेंड सेंचुरी पर खड़े हैं, एडी पर। आज भी आप देखें, यहीं का प्रसिद्ध केंद्र भेड़ाघाट, भेड़ाघाट में मंदिर 64 योगिनी, वो अभी बनेगा 9वीं 10वीं शताब्दी में, बट वो केंद्र पहले से था, स्ट्रक्चर बाद में बनते कभी भी। जिससे ये पता चलता है कि बहुत वर्षों से ये सभ्यता स्थली रहा है, साथ संस्कृति हमारी स्थली रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, 64 योगिनी वाली जो बात अभी आएगी 10th सेंचुरी समथिंग में, उसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि 64 योगिनी में बच्चों को ऐसा लगता है कि सर 64 देवियों की मूर्ति है, तो ये बात गलत है। इंटरव्यू तक में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे कि 64 योगिनी में कितनी प्रतिमाएं हैं साहब, कितनी प्रतिमाएं देवी की तो 8 का स्क्वायर होता 8 नहीं है 64, बट वो 9 का स्क्वायर है, ध्यान रखना, नॉट दी 8। यानी कितनी प्रतिमाएं हैं देवियों की? 81 है साहब। कौन से वाले की बात हम कर रहे हैं? भेड़ाघाट, तेवर, इसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर? तेवर में ही त्रिपुर सुंदरी मंदिर बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट वन, ऐसा माना गया कि पौराणिक काल में रावण के राज्य के अंतर्गत यह क्षेत्र आता था, ऐसा माना गया था। ठीक, और आप बाद में देखें तो ये 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर के बीच में कौन सा मंदिर है, किस भगवान जी का? शिव जी का। हो गया शाक्त और शैव एक साथ, शाक्त 64 योगिनी, शैव। क्लियर? तो यही मैंने कहा कि डाहल मंडल और ये पूरा क्षेत्र बहुत लंबे समय तक, भेड़ाघाट, भृगु ऋषि है ना, जवाली ऋषि समाधि, पूछ लेगा, इंटरव्यू पूछा गया क्वेश्चन है एमपीपीएससी में, साहब किसकी समाधि, कहाँ क्या तपस्या किए थे, तो जवाली ऋषि महोदय, दैट इज भेड़ाघाट। ठीक, तो पूरा एक ही एरिया है वो। जैसे आप तेवर बोल रहे, तेवर पहले पड़ जाएगा, उसके पहले वही बगल में मंदिर है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, उसके थोड़ी सा आगे अपन देखेंगे तो भेड़ाघाट है, भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर, तो पूरा एक एरिया कहलाता, पूरा राजधानी था, यानी उस जमाने का शहर कह सकते हो आप इसको। अभी भी खुदाई हुई, अभी भी बहुत कुछ मिला है साहब वहां पर, शहर मिला है वहां पर, अब भी पिछले साल खुदाई में उसके साक्ष्य मिले हैं। तो आसपास का पूरे एरिया में काफी बसावट रही, बहुत लंबे समय से बसावट रही साहब। इन पॉइंटों को थोड़ी सा ध्यान रखना। तो शैव शाक्त धर्म का प्रमुख केंद्र करके है। कुषाणों के अंदर में भी आ रहा, उनके सिक्के मिल रहे, इसका मतलब ये सारी चीजें चलती रही होंगी।
शहर रहा होगा, बाजार रहा होगा साहब, जब तो कॉइन्स वहां पर आए हुए हैं। तो ये पॉइंट अपन देखते हैं साहब, एक वैसे भी प्राकृतिक स्थल रहा है वह। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो इनके सिक्के मिले हैं, तो के से संस्थापक हो गए, वी से अगला बंदा है, इनके सिक्के भी मिलते हैं। तीसरा जो कनिष्क है, बहुत ही महान शासक करके कहलाते हैं। थर्ड नंबर का शासक वैसे भी काफी महान होते हैं, आप थर्ड नंबर पे चाहे अशोक देखें, चाहे अकबर देखें, कभी भी इनका नंबरिंग होने वाला है, तीसरा होने वाला है। क्लियर, ऐसे फैक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। तो कनिष्क भी क्या था, तीसरा। तो थर्ड जनरेशन को कभी भी क्या होता है कि यदि पिछली दो जनरेशन काफी स्टेबल है, तो तीसरी जनरेशन को बहुत आसान होता है आगे निकलना। कभी भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे इस चीज को, गुप्तों के में आप उठाकर देख सकते हैं, वर्तमान समय में देख सकते हैं, भी बहुत सारी बातें, स्टेबिलिटी चाहिए होती साथी। तो ये थर्ड नंबर पर हम देख लेने वाले हैं, ये बंदे बार बार हमको मिलेंगे। तो ये बहुत ही महान शासक था। इसकी महानता या सारी बातें अपन देखें। पहली बात तो इनके समय की जो इन्फॉर्मेशन है को मिलती है पुरातात्विक प्लस साहित्यिक अभिलेखों दोनों से। पॉइंट, कॉइन्स को लेकर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध कहा, अर्धिक संख्या नहीं कहा, सर्वाधिक शुद्ध सोने के जो सिक्के चलाए थे वो कनिष्क या कुषाणों ने चलाए थे, सीधी बात। जबकि कहा जाए कि भारत में सर्वाधिक सिक्के सोने के यानी ज्यादा मात्रा में कितने, तो वो गुप्त हैं, परंतु इनके में खोट की मात्रा ज्यादा है। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था गुप्त एम्पायर, जबकि सोने की मात्रा ज्यादा है, शुद्ध है, इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे। क्यों थे भाई? रीजन ये है कि भारत का पहला शासक जिसने इंटरनेशनल एम्पायर क्रिएट किया, जिसकी हमको जानकारी मिलती है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य बनाने वाला कनिष्क। रीजन, चीन के हिस्से को भी वो कैप्चर कर लेता है, खासकर पश्चिमी चीन वाला एरिया। उसका चाइना के साथ युद्ध होता है, एक बार में हार जाता है, सेकंड टाइम में जीत जाता है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, मध्य एशिया वाले एरिया को कैप्चर कर लेगा। पॉइंट थ्री, भारत वाले एरिया में भी उसका नियंत्रण रहेगा। और पॉइंट फोर, लेफ्ट साइड में यानी ईरान वाला जो एरिया था वहां तक नियंत्रण। यही वजह है कि रेशम मार्ग पूरा का पूरा उसके अंडर में आ जाएगा। ये रेशम मार्ग जाता था चीन से लेकर भारत होते हुए यूरोप तक जाता था, इंटरनेशनल ट्रेड के रूट। तीन रूट से रेशम मार्ग थे, कभी को पढ़ेंगे, समय मिलेगा तो। इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ भारत को। भारत इस एम्पायर की हृदय स्थली रहा। भारत में भी दो से तीन शहर इस जमाने के आपको इतिहास से पूछता है। फर्स्ट वन इज कपिशा, सेकंड वन इज मुल्तान, थर्ड वन इसकी राजधानी कुषाणों की। राजधानी क्या थी कुषाणों की राजधानी? पुरुषपुर, पेशावर। क्लियर, तो पूछ लेता है आपसे। नेक्स्ट मैंने कहा 2 पॉइंट कपिशा। कपिशा एक ट्रेड का खास रूट कहलाता था, दंतकार इत्यादि भी थी, हाथी वाथी, दांत का बहुत खास काम होता, तो वही एरिया में आता है। आज आप देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगा हुआ एरिया है। थर्ड पॉइंट मुल्तान। इस रेशम मार्ग पर चौराहे पर पड़ने वाला शहर था मुल्तान। यही वजह कि मुल्तान को बनाना कुछ नहीं है, लेकिन हर कोई यहीं से गुजर रहा है। चाइना से आने वाले भी यहीं से गुजर रहे हैं, यूरोप से आने वाले भी यहीं, तो राजमार्गों को चौराहा करके कहलाता है। और जब भी आप वहां से कोई वस्तु लेके जाओ तो चुंगी लगेगी। चुंगी यानी बनाया हमने कुछ नहीं, लेकिन टैक्स आपसे लेंगे, टोल टैक्स के रूप में समझ लो, चलो ठीक। तो यही वजह कि उसको इतनी चुंगी मिलती थी, इतना धन उसके पास में संचित हो गया कि वो सबसे रिच शहरों में से गिना जाता है। ठीक, यही वजह कि इसको सोने का शहर करके कहा गया, सिटी ऑफ गोल्ड। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी उसकी ज्योग्राफी। इंटरव्यू में इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, बच्चे ये तो बता देते हाँ सोने का शहर किसको कहते, बोले यहाँ पर, बोले साउथ अफ्रीका में, तो बोले वहां पर, रट्टा मार गया। बट क्यों? अंतरराष्ट्रीय मार्गों के चौराहे पर पड़ता था, ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो ही गया, तो ये उसकी वजह। तो इसको डेवलप किया। नेक्स्ट वन आ जाते हैं, ये लोग बहुत ही खास नाम से हम देखने वाले हैं, उपाधि धारण करते थे, देवपुत्र, शाही, शाहानुशाही, प्रशस्ति परक उपाधियां। कैसी? प्रशस्ति परक उपाधियां। आपने देखा होगा मौर्य में अशोक के जो अभिलेख मिले उसमें क्या लिखा हुआ है? देवताओं के प्रिय, देवनाम प्रिय, जो कि बिल्कुल प्रिय है जिनके दर्शन, दैट प्रियदर्शी। तो बड़े उपाधि परक नाम। ऐसे ही
देवपुत्र शाही शाहानुशाही, ऐसा नाम टाइटल हम इनका देखते हैं। आज भी होता है, बोले श्री श्री श्री, और भी देखे बोले मोहम्मद रसूल, है ना, लंबे चौड़े। तो उपाधि परक, साउथ इंडिया में अपन देखेंगे लंबे चौड़े नाम है। उपाधि परक, ये वो बात थी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, तो मैंने कहा इनके क्वाइंस क्यों गोल्ड की मात्रा ज्यादा, क्योंकि उनको ट्रेड में बहुत जबरदस्त फायदा मिल रहा था। किसको? कुषाणों को। साथ रेशम चाइना से लो, यूरोप की ओर बेचना, बहुत डिमांड थी, सारी बातें था जमाने में सब यहीं पर बन रहा था। तो चुंगी, पैसा इत्यादि वगैरह, इंटरनेशनल एम्पायर तो था ही था, तो कोई बात ही नहीं है। तो उसने कई सिक्के धारी जारी किए, कई धातुओं के सिक्के जारी किए, इनमें गोल्ड के कॉइन जो है सबसे खास कहलाते हैं। आने वाले समय में कनिष्क हम देखेंगे बौद्ध धर्म को प्रश्रय देगा। बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म के विद्वान भी यहाँ पर रहने वाले हैं। महात्मा बुद्ध संबंधित चीजें वह अपनी राजधानी की ओर ले आएगा। पाटलिपुत्र तक वह जाता है अटैक करते हुए, और पाटलिपुत्र से महात्मा बुद्ध की मंजूषा तक ले आता है साथ ही। मंजूषा मतलब पेटी, बॉक्स, जिसमें उनके जीवन से संबंधित कुछ वस्तुएं हों, कुछ चीजें हों, चाहे खड़ाऊ हो, चाहे कमंडल हो, दीक्षा पात्र हो, आदि। आपने पढ़ा हुआ कि महात्मा बुद्ध का जब निधन हुआ था, तो महात्मा बुद्ध के जो अंतिम अस्थि विशेष थे, उसके 8 दावेदार खड़े हो गए थे। कितने? 8 दावेदार। सबने कहा नहीं नहीं, वो तो हमारी फैमिली से है ना। वही बात है, सफलता, है ना, असफलता अनाथ होती है वाली बात। तो किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो वहां पर ऐसे ही उनके अवशेष जो थे वो भी वो ले आता है। वो ला करके अपनी राजधानी में, यानी कि पेशावर में, बहुत ऊंचा टावर बनवाएगा, बौद्ध स्तूप बनवाएगा। 13 मंजिला एक ऊंचा टावर बनवाता है। उस जमाने में 13 मंजिला ऊंचा बनवाना बड़े आश्चर्य की बात है। यही वजह कि एग्जाम में पूछता था कौन था ये इंजीनियर, उस इंजीनियर का नाम क्या था, कनिष्क का, ऐसे पूछेगा। क्लियर? तो अपन अटक जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये आप सोचो कि नहीं, वो वन लाइन फैक्ट में आप पढ़ लोगे, नहीं बनने वाला काम था। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुराने पैटर्न में इनकी उपेक्षा उतरी बड़ा ट्रेडिशनल टाइप से पूछते थे साथी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, कनिष्क या कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था, कनिष्क ने कौन सा संवत जारी किया, बहुत बेसिक बेसिक सी बात है। एक लूसेंट मात्र से काम बन जाता था बच्चों का कि हाँ रट्टा मारने में पीएचडी की हुई है, तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक रटवा। वो आपको पढ़ना है, वो मना नहीं कर रहे। अगर इजी पैटर्न पे आएगा तो वहां से आप बना लोगे साथ ही, और इजी के साथ में टफ आएगा तो आप यहाँ के साथ में मिला करके बना लोगे, और बहुत ही टफ आएगा तो बोले सर यही यही काम आएगा, इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। और बाकी तो हतप्रभ रह जाएंगे कि बोले सर क्या पूछ रहा था, हमको तो 2 घंटे काटना मुश्किल हो गए, पेपर में टाइम कम पड़ गया, समझे ही में नहीं आ रहा था कहाँ से क्वेश्चन है, इतिहास का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी कहाँ से आया। तो ये स्थिति हो जाएगी अगर टफ सेक्शन में बनाएगा। फिर भी मान के चल रहे कि एक मॉडरेट पेपर रहेगा, इजी वाले भी रहेंगे, टफ वाले भी रहेंगे, 50 55 60 समथिंग आसपास मान लो इजी वाले रहेंगे, तो 40 क्वेश्चन मान लो या 45 क्वेश्चन मान लो टफ वाले रहेंगे। वहां ऐसी चीजें अपन को बनानी पड़ेंगी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी रहेंगे, कथन कारण इत्यादि वगैरह, तो तब आपको ये सब चीजें काम आती है। पहले इस तरह से नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो 2020 का पेपर है ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? उसका इंजीनियर का नाम एजिल सी, तो ये हमको जानकारी मिलती था। नेक्स्ट वन, उसने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने में आप पढ़ते हो संगतियों के बारे में। 4 बुद्ध संगतियां हुई हैं, जबकि जैनों की पढ़ोगे तो रावे, पाक,
अका, अक करके ध्यान रखना। ठीक, ऐसे आप पढ़ सकते हो। ये उसका एक सिनेरियो बनता है राजपाट, यानी सबसे पहली होने वाली रात राजगीर में, या राजगृह बोलते हैं आप उसको। उस समय शासक कौन था? तो आ से अजात शत्रु होने वाला है। सेकंड नंबर वाली वैशाली में होती है। उस समय शासक कौन था? कालाशोक के। मध्य प्रदेश संबंध अपन पढ़ चुके हैं, सातवाहन इत्यादि वगैरह ना। तीसरी होने वाली अपन ने देखा पा से पाटलिपुत्र है, किसके समय पर? अशोक के काल पर। जबकि चौथी होती का से कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर उस जमाने में कुषाण राजधानी, आसपास का क्षेत्र। शासक का नाम क्या था? ये पॉइंट थोड़ी सा ध्यान रखना। इसके टाइम पर साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन धर्माचार्य थे, गुरुजी थे इनके टाइम पर कौन, ऐसे करके पूछ लेगा। ठीक, तो ध्यान रखना वसुमित्र। एंड उपाध्यक्ष होने वाले हैं अश्वघोष। क्लियर? अध्यक्ष कौन, अध्यक्षता कौन करेंगे बौद्ध संगति की? तो वसुमित्र करने वाले हैं। जबकि उपाध्यक्ष कौन होने वाले हैं? तो अश्वघोष करके होने वाले हैं। चलो, इसके साथ साथ आपको अध्यक्षों के नाम भी ध्यान रखने हैं। तो महा साब करके ध्यान रख लेना। महासाब, मौवे। फर्स्ट वन यानी पहली वाली के महाकश्यप, दूसरे वाली साब से साबकनीर, तीसरे वाले मावे, मां से मोगली पुत्र शिष्य, चौथे वाले के गुरुजी वासे। क्लियर? ये ध्यान रखना थोड़ी सा। तो सीधी बात है कि चौथी जो बौद्ध संगति है वो किसके काल में? कनिष्क के काल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन, कनिष्क ने बहुत सारे क्वाइंस जारी करे। उसका जो सबसे फेमस क्वाइंस कहलाता है, जो इंटरनेशनल वे में पूरे दुनिया में जाना जाता था, गोल्ड क्वाइंस। ठीक, यह भी इसने इसी उपलक्ष्य में जारी किया, महात्मा बुद्ध को समर्पित था। खास बात यह है कि ये कई लिपियों में लिखा गया था। इसमें दो चीजें हमको मिलती है, दो से तीन चीजें। पहली बात तो कनिष्क का खुद का चित्र बना हुआ है। बौद्ध धर्म से संबंधित कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, प्लस कई लिपियों में, नॉट द लैंग्वेज, लिपि। तो पूछ देगा आपसे कि इस क्वाइंस में क्या लिखा हुआ है। चार ऑप्शन: बौद्ध, बौद्ध, कुछ इस तरह से, महात्मा बुद्ध, ऐसे करके पूछ देगा कि इस क्वाइंस में क्या लिखा हुआ है। दैट इज बौद्धो, बौद्धो करके लिखा हुआ है क्वाइंस में, आप देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कनिष्क के टाइम पर काफी प्रगति होने वाली है बौद्ध धर्म को लेकर। यहाँ पर 13 मंजिला ऊंचा टावर आवर भी बनवाता, प्लस स्तूप भी बनवाता। तो कई स्तूप इसने बनवाए थे। उनमें से कोई अगर ऐसा स्तूप होगा जो कि इंडस वैली के किसी शहर के ऊपर हो, तो थोड़ी सा कोरिलेवेंट हो सकता है, एक साथ दो चीजें हो सकती है। हड़प्पा वहीं का लगा हुआ एरिया है, तो वहीं पर एक स्तूप भी मिला हुआ है साहब। तो पॉइंट थोड़ी सा ध्यान रख लेना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था कुषाण वंश, उससे संबंधित कुछ ऐसी चीजें तो पूछ लेता है। बौद्ध संगति वाली बात ध्यान रखना। कुषाणों के काल में दो कलाएं बहुत ही फेमस उभर कर हमको देखने को मिलती हैं। गंधार की मूर्ति कला, मथुरा की मूर्ति कला। मथुरा यहाँ, गांधार यहाँ। मूर्ति कला तो बहुत ही पुरानी है भारत के संदर्भ में हम देखें, लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर या कुछ ऐसे पॉइंट हमको देखने को मिलते हैं जो स्पेसिफाइड है। तो दोनों लगभग उन्हीं काल की, मौर्योत्तर काल की मानी जाती है। कनिष्क लोगों के काल में काफी, या कुषाणों काल में काफी ऊंचाइयों पर पहुंचे। मथुरा मूर्ति कला जो करके कहलाती है, वैसे तो तीन थी यहाँ पर, आपको बता दें इस काल में विकसित होने वाली मूर्ति कलाएं। अगर आप ऐसे ध्यान रखना चाहते हो, पहली थी गंधार, दूसरी थी मथुरा, जबकि तीसरी थी, शाबाश, अमरावती, आंध्र प्रदेश वाला, अमरावती की कलाएं तो इसी काल में हमको देखने को मिलती हैं साहब। तो पूर्णतः भारतीय परिप्रेक्ष्य हमको देखने को मिलता है कहां पर, मथुरा वाले में। लेकिन ये तीनों ही भारतीय हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है उस जमाने में। पत्थरों का कलर, यहाँ पर लाल बलुए पत्थर थे, यहाँ पर ग्रेनाइट वाले स्लेटी लेटी पत्थर थे। इन आधारों पर भेद करते कि नहीं ये वाली यहाँ की, ये वाली यहाँ की। एक दूसरा होता भावात्मक विषय ऑफ योर फेस, यानी चेहरे के भाव, बॉडी के भाव दर्शाते हैं अपने आप में कुछ बातों को। यहाँ पर जो चेहरे हैं, इसमें फेस जो है ये ज्यादा भाव प्रधान नहीं है साहब, ठीक। ये यूनानी से कहीं ना कहीं इंडो ग्रीक से प्रभावित होने वाला है। तो महात्मा बुद्ध को आप ये कह सकते हो बिल्कुल एक योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। क्लियर। जबकि यहाँ मथुरा वाले में हम देख लेने वाले हैं कि महात्मा बुद्ध को एक भारतीय संदर्भ में एक सामान्य भारतीय के रूप में दर्शाया गया है। तथा तो चेहरे पर भावों की प्रवणता बहुत अधिक है। दया का भाव, प्रेम का भाव, ये भावना प्रधान है। और बनाने वालों ने इन भावों को उकेरा है कि कब वो उदास है, कब वो प्रसन्न है। तो ये आपसे करके पूछ लेता है। तो ये बहुत ही खास आधार है। कभी कभी को क्वेश्चन पूछता है कि साहब गंधार और मथुरा कला में सबसे बड़े अंतर क्या है, तो ये दो अंतर ध्यान रखना। कुछ और डिफरेंसेस भी वो दे देगा आपको, कहेगा नहीं गंधार वाली जो है महात्मा बुद्ध का जो सिर है वह मुंडित अवस्था में है, या मथुरा वाले मुंडित अवस्था में है, जबकि गंधार वाले में केश लंबे हैं उनके। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में दोनों मिलेंगे, है ना। मुंडित में भी मिलेंगे, केश वाले में भी मिलेंगे। क्लियर। बोले नहीं साहब महात्मा बुद्ध की बैठने की जो स्टाइल है, मुद्राएं हैं तो बहुत सारी, लेकिन 12 फेमस हैं। कितनी? 12। उनमें से भी 3 से 4 बहुत ही फेमस है। फर्स्ट वन, अभय मुद्रा। अभय यानी आशीर्वाद, बैठ करके या खड़े होकर के, अभय मुद्रा। मार विजय मुद्रा, इसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहते हैं। अर्थात ऐसे बैठे हुए सुखासन में शुद्ध नियम तो पालथी मार के और एक हाथ से जमीन को ऐसे टच किया है। कामदेव पर विजय के प्रतीक है कि बोले साहब हम सब चीजों से मुक्त हैं साहब, ये उस बात का प्रतीक होता है। क्लियर। मार विजय कामदेव का ही पर्यायवाची आप पढ़ते हो। तीसरी होने वाली है टीचिंग मुद्रा। टीचिंग जैसी कई मुद्राएं हैं, बट ये थोड़ी सा ध्यान रखना। टीचिंग मुद्रा में क्या है, एक हाथ को दूसरे हाथ में लिया और जैसे पॉइंट गिनाते ना 1 2 3, तो ऐसे करके बता रहे हो पॉइंट। बोले पॉइंट नंबर 1 बेटा ये फैक्टर ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा। तो पॉइंट नंबर 2 ध्यान रखना, एग्जाम में ये आएगा। तो पॉइंट नंबर 3 ये ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 4 ऐसे बताते ना। बोले चार बहुत संगति कहाँ कहाँ होती, बोले रावे पास, बोले राते, वासे, पासे, ऐसे ही बताते ना। तो ये वाली ये जो मुद्रा कहलाती है, ये क्या है, टीचिंग मुद्रा कहलाती है। क्लियर। महात्मा बुद्ध की जितने भी आपको फेमस पेंटिंग्स मिले हैं, चाहे मूर्तियां इत्यादि वगैरह मिले, तो इनमें मिलती है।
कल को क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि नहीं गंधार वाले में जो है वो अभय मुद्रा में ज्यादा है जबकि ये वाले में कम है या है ही नहीं। गंधार मूर्ति जो है वह अभय मुद्रा में अधिक है, मथुरा वाली जो है वो टीचिंग में अधिक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जगह सभी प्रकार की उनकी मूर्तियां मिलती हैं। कभी पद्मासन मिलती है, कभी खड़गासन मिलती है, अर्थात खड़े खड़े भी मिलेंगी, बैठे बैठे भी मिलेंगी, सिर के बाल जो है बिल्कुल चिपके हुए उस अवस्था में भी, लंबे केश इत्यादि वगैरह भी मिलेंगी। इन बातों को ध्यान रखना। भेद केवल और केवल भावों को लेकर है, बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर है। योद्धा भाव प्रधान, मामला क्लियर। योद्धा ने बिल्कुल बॉडी बिल्डर टाइप के भगवान जी को बनाने का, जैसे यूनान वगैरह में उस जमाने में बनती, क्योंकि इंडो ग्रीक है उससे प्रभावित, ये एक एक बिल्कुल मांसपेशियां नजर आ रही हैं, तो वैसी मुद्राएं गंधार। यहाँ पर इंडिया भावना प्रधान, बोले साहब जीवन भर खुश रहो बेटा, जाओ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए एमपीएससी में, जाओ बेटा तुम डीसी बन जाओ, जाओ बेटा तुम आईएएस हो जाओ, तो ये आशीर्वाद मुद्रा। तो चेहरे पर वो भाव देखना चाहिए। ग्रह त्याग रहे हैं तो उस समय की कोई अवस्था का ऐसा कुछ है, बोले दिख रहा वो चेहरे पर। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखना, बस ये बात और कुछ भी इतना नहीं है साहब। पढ़िएगा आप, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुषाण काल की कुशल में मिलती है। इसकी दो राजधानियां मानी जाती हैं। एक मानी जाती है आपकी फिरोजपुर पेशावर वाली, जबकि दूसरी मानी जाती है हाँ मथुरा में भी थी साहब। मथुरा इस समय विश्व विख्यात केंद्र था। वर्ल्ड में ऐसे केवल दो ही शहर हैं जो कि तीन तीन धर्मों के लिए विश्व विख्यात रहे, यानी एक शहर में तीन धर्मों के महानतम स्थल मिले, तीन से चार धर्मों के। भारत तो जननी रहा है, पालना रहा है। वर्ल्ड में ऐसे दो सबसे फेमस शहर जिन पर क्वेश्चन आता है, फर्स्ट वन है यरूशलेम। इसमें फर्स्ट और सेकंड नहीं है, मतलब पहला दूसरा वाली बात, तो ये नहीं बोले भारतीय शहर को आपने बात की रैंकिंग क्यों दे दी, यह तो अपमान है, ऐसी वाली बात नहीं है जनरली। और अगला शहर है दैट मथुरा। यरूशलेम तीन धर्मों के लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, इस्लाम मतावलंबियों के लिए। मथुरा जैन, बौद्ध, वैष्णव कह लो, शैव कह लो, हिंदुत्व कह लो, बिल्कुल मथुरा वृंदावन। तो एक शहर में इतने सारे धर्म, मतलब विश्व विख्यात धर्म की स्थली, बड़ी बात होती, लोग लड़ते झगड़ते रहते साथ। आज भी हम देख रहे हैं यरूशलेम में कितना विवाद सारी चीजों को लेकर के, कहीं वेस्टर्न बॉल, कहीं कुछ कहीं कुछ। अभी भी इंडिया प्रेम का देश है, प्रेम का शहर है, या महानतम विरासत सब मिलजुल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक मैसेज जाता है दुनिया के सामने। कनिष्क के काल में हमको ये चीजें देखने को मिलती, तब से बाद तक हमको लगातार वो चीजें मिलती। आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट वन, वापस आ जाओ कुषाण काल से। कुषाण आएंगे फिर चले जाएंगे साहब जी, ठीक है, उनके बाद में अगली कोई नई डायनेस्टी आ जाने वाली। तो उनका प्रभाव यहाँ तक था, उनके क्वाइंस यहाँ वाले हिस्से में हमको मिले हुए हैं। इतिहासकार कई मोटे तौर पर कहते साहब कि नर्मदा नदी जो थी वह सीमा बना रही थी इनकी कुषाणों के एम्पायर की, ऐसा बोलते हैं साहब। मोटे तौर पर आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी जो है वह सीमा बना रही थी साहब। तेवर, इवन होशंगाबाद में सिक्के मिले हैं कनिष्क के, सांची, मालवा क्षेत्र, तो ये सीमा बना रही थी। द नेक्स्ट वन, अगला मध्य प्रदेश में यहां पर शासन आ जाने वाला है नागवंश का। नागवंश, नागवंश की स्थापना होती है विदिशा में। संस्थापक था वृषनाग। इनमें बहुत ज्यादा इतिहास नहीं मिलता, इसलिए एग्जाम में सीधे फैक्ट पूछता है कि कौन सा संस्थापक। तो वृषनाग कहां पर, विदिशा। एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है एनटीपीएससी में, बोले ये कहां से बिलोंग करते थे, शुंगों का मूल निवास स्थान कहां से था, ऐसे करके पूछ लेता है, पूछ लेगा कहां के थे, कहां स्थापना हुई थी। तो सेकेंड थर्ड सेंचुरी के आसपास में हमको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। विदिशा, सांची, पद्मावती प्रसिद्ध शहर थे उनके।
ये नाग शासक शिवलिंग लेकर चलते थे हमेशा। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म स्वरूप भगवान शिव, शेषनाग इत्यादि, है ना, ये सारी चीज कनेक्टेड है हमारी सभ्यता संस्कृति से, कि विष्णु भगवान जी भी, शंकर जी भी, साहब जी, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इनके फैमिली का जो अंतिम शासक कहलाता है उसको कहा जाता है गणपति नाग। नागों की राजधानी पद्मावती बाद में हमको देखने को मिलती है। प्रसिद्ध शासक क्या था? गणपति नाग। इनके पश्चात में आ जाने वाला है गुप्त वंश। समुद्रगुप्त ने गणपति नाग को पराजित करके उनके क्षेत्र को हस्तगत कर लिया था, जिसे आर्यावर्त की विजय के नाम से जाना जाता है। आर्यावर्त। चलो, इसी शताब्दी में निचले हिस्से में वाकाटक वंश भी था। वाकाटक वंश का संस्थापक ध्यान रखना विंध्य शक्ति था। अगेन क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि वाकाटक का मैक्सिमम जो एम्पायर था वो महाराष्ट्र वाले एरिया में आपको मिलेगा, लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं जो उनके नियंत्रण में आते थे। इसमें समझने वाली बात है कि आपको लगेगा कि सर अभी तो आपने कहा कि नाग वालों के अंडर में आ रहा था ये वाला क्षेत्र, अब आप कह रहे हो सेम टाइम पे ये तो वाकाटकों के अंडर में आ रहा है। समझने वाली बात यह है कि जब भी किसी एम्पायर की शुरुआत होगी, स्थापना हुई है, तो पहले वह इतने से एरिया पर आ रहा है, उसके बगल में ये वाला है, ठीक। कल को पहला वाला ये जो है इसका एम्पायर बड़ा होगा तो ये कैप्चर कर लेगा इसके एरिया को। तो आपको ऐसा लगता है कि एक साथ ये दो कैसे, तो उस समय ये बड़ा था, बाद में ये बड़ा हो गया एम्पायर। यहाँ पर कोई महान शासक आ गया, फिर उसके बाद चंद्र कोई यहाँ आ गया तो इनने इसको जीत लिया। ऐसा होता रहेगा, ना केवल अभी बल्कि ये और क्लियरली आपको पढ़ने को मिलेगा परमार काल में, गुर्जर प्रतिहार काल में आप पढ़ेंगे तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, ये चीज प्रक्रिया चल रही थी। आगे बढ़ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वाकाटक मूलतः कहाँ के थे, कहाँ का माना गया है। तो कई इतिहासकारों ने, विशेषकर डॉक्टर केपी जायसवाल ने उन्हें बुंदेलखंड का, ओरछा के पास वगाट को उनका मूल स्थान माना है। किसने? डॉक्टर केपी जायसवाल। तो यानी बुंदेलखंड के थे, ऐसा माना गया था। हालांकि वाकाटकों की राजधानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में शिफ्ट होती रहेगी। यहां उनकी राजधानी विदिशा बनेगी। विदिशा के पास में एक प्लेस है, उसको माना जाता पुरिका करके नाम है उस जगह का, उसको राजधानी माना है। क्या? पुरिका। लिख लो चाहो तो, क्योंकि जब वो गहुरा पूछ सकता है आपसे तो ऐसा ना हो पुरिका दे दो बोले सर चार ऑप्शन में हम पहचान ही नहीं पा रहे पुरिका क्या है। दैट इज पुरिका, विदिशा के पास। आगे बढ़ जाते हैं। इन्हीं फैमिली का विवाह होने वाला गुप्तों की फैमिली में। इस फैमिली का एक और फेमस शासक आने वाला है, प्रवर सेन। प्रवर सेन, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ, तो उसके कारण थोड़ी से जाना जाता है। बाद में इनका एम्पायर अप्रत्यक्ष तौर पर गुप्तों के अधीन चला जाएगा, क्योंकि वो घटना जो बताई आपको प्रभावित गुप्ता इत्यादि। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस समय तक आप देखें, या आप पूरा पूरा मौर्योत्तर काल देख रहे थे, यानी ये जो घटनाएं हो रही हैं मौर्योत्तर काल की हैं, जिसको मैंने कहा 200 बीसी टू 300 एडी तक का।
अर्थात कई क्षेत्रीय राज्य भी आए, कई विदेशी आक्रमणकारी भी आए साहब। क्लियर? इसके पहले भी विदेशी आक्रमणकारी थे, सिकंदर के रूप में अपन पढ़ते हैं। तो इन बातों को थोड़ी सा क्लियर कर लो, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है विदेशी आक्रमणकारी। भारत पर पहला विदेशी आक्रमणकारी, सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी, फर्स्ट, पहला आक्रमण भारत पर कब हुआ किसी विदेशी शासकों को, जो कि इतिहास में हमको ज्ञात। चलिए कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना, वो था साइरस, ईरान, पर्शिया। हखामनी फैमिली, कौन सी फैमिली का था? ये बात हो रही है 515 से 20 के आसपास की, बीसी, नॉट एडी। क्लियर? तो अगर पूछा जाए इतिहास में पहला भारत में आपको एविडेंस ऐसा कौन सा विदेशी आक्रमण, तो उसको देख लो। अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर। फिर इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय पहली बार यूरोपियों से युद्ध कब लड़े। क्या है प्रश्न? पहली बार यूरोपियों से युद्ध कब लड़े, या कौन से युद्ध में लड़े थे? कौन सा है वो? कौन से युद्ध में लड़े थे भारतीय? भारतीयों का सामना या भारतीय सेनाओं का सामना पहली बार यूरोपियों से कब हुआ? मैं बता रहा हूँ, जैसे ही थोड़ी सा घुमाते ना, तो अपनी पूरी बुद्धि, पूरे फैक्ट वैक्ट जो होते हैं, तो सजा के लाए थे ताश के पत्तों में, तो ढहा के गिर जाता। क्लियर? तो जैसे कि बताया, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर। मामला क्लियर? बहुत पढ़ा हुआ जो बच्चा होगा वो यही कहेगा कि हाँ सर सिकंदर। यह एक गलत जवाब है। अब बोलो, अब बोलो। तो एग्जामिनर चाहेगा तो आपको वो ऑप्शन नहीं देगा, तो अपन बच जाएंगे, अपन सिकंदर लगा के सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर उसने दे दिया पहली बार, तो फिर अपन अटक जाएंगे। और मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, बोले सर सिकंदर होगा, तो पहली बार सिकंदर का आक्रमण होता है, यूरोपीय सेना मैंने आती है, ये होता है वो होता है। क्लियर? तो कब, क्या, कैसा यूरोपियों से सामना, बोले सर डेरियस के टाइम पर हुआ होगा सर। डेरियस करके एक बंदा है इसी फैमिली का, उसको अपन दारा वारा दारा के नाम से जानते हैं। ठीक है? उसने भारत को जीत लिया था, और सिंध का प्रांत उसका फलाने नंबर का प्रांत था, उसको हर वर्ष इतने इतने सेस्टर इनकम होती थी, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। मैं आपको पहले कह चुका, ये कौन सी फैमिली, हखामनी वंश। कहाँ का है? ईरान का। ईरान यूरोप में आता है कि एशिया में? मतलब ये भी गया अपना आंसर। मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मैं आपको। आगे बढ़ो। एक बहुत ही फेमस वॉर कहलाता, जो आपसे 50 बार पूछा गया है, और आपने रट्टा मार के वहां लगाया भी है, पर अपन को ये नहीं मालूम कि वो क्यों पूछ रहा था वो। उसे कहा जाता है हाइडे स्पीच, या सॉरी, भारत का हाइडे स्पीच अलग है, उसे कहा जाता है यूरोप में थर्मोपली। क्या कहा जाता है? थर्मोपली का युद्ध। ये क्या मामला है? भारत का थर्मोपली हाइडे स्पीच को बोलेंगे अपन, पोरस सिकंदर विकंदर, उसकी बात नहीं कर रहे हम उसके पहले की बात कर रहे हैं, जिस पर बेस्ड होकर 300 मूवी बना डाली था, बच्चों ने देख डाली, और मालूम ही नहीं कि अच्छा हम ये इसको इस संदर्भ में भी देखना कि एग्जाम में कुछ काम आ जाए। क्लियर? यूनान, वहां होने वाला आक्रमण। क्लियर? किसका आक्रमण होता है? इस फैमिली का आक्रमण होने वाला है। जैरक्सीज। क्या नाम था? जैरक्सीज।
300 सैनिक लड़ते हैं लाखों की फौज से। बहुत ही भीषणतम युद्ध कहलाता है और जीत भी रहे होते बेचारे, परंतु अपने ही किसी गद्दार के कारण हार जाते हैं जो कि रास्ता बता देता है। क्लियर? लियोनाइडेस वहां के शासक का नाम हमको देखने को मिलता है। ना केवल ये युद्ध महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे संबंधित एक और पॉइंट है कि इस युद्ध में मैंने कहा कि भारतीयों का सामना यूरोपियों से, यूरोपियों का सामना भारतीयों से। इसके एम्पायर में इंडियन वाला भी हिस्सा आता है, सिंध वाला क्षेत्र। यहाँ से भारतीयों की भर्ती थी, भारतीय टुकड़ी सेना के रूप में गई थी। इस बात को ध्यान रखना। भारत के जीव जंतुओं को सैनिकों के रूप में और वहां पर उनके जो अदर सेकेंड आर्मड फोर्सेस होती हैं उसके रूप में हाथी, गैंडे इत्यादि वगैरह, इन सब के रूप में साहब जी ले जाया गया था। तो एक पॉइंट तो यहाँ बोले युद्ध युद्ध था सर, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट कहलाता है, ये आपसे क्वेश्चन फिर घुमा के पूछेगा, यूरोपियों ने सबसे पहली बार वस्त्रों का उपयोग कब सीखा? अपन फिर अटक जाएंगे। यूरोपियों ने वस्त्रों का, वस्त्र उस जमाने में आप जानते हो कि भारत था फाउंडर। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुराना कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। भारतीय वस्त्रों से परिचित होने वाले हैं, वहां से सीखने वाले, तो कब सीखा? यही था वो वॉर। क्योंकि उस समय तक यूरोपियंस मैक्सिमम चमड़े को कपड़े के रूप में पहनते थे। पहली बार उन्होंने देखा कि साहब ये तो बिल्कुल फाइन चीज है साहब, ये क्या है? बोले सर ये इंडियन कॉटन है, इससे बना हुआ कपड़ा है। बोले विश्व विख्यात है सर, हम लोग बनाने में हमारे जैसे कारीगर हमारे देश जैसे दुनिया में कहीं नहीं मिले। आज भी कंप्यूटर बराबरी नहीं कर सकता सुपर कंप्यूटर भारतीय वस्त्रों की, भारतीय प्रिंटिंग इत्यादि वगैरह की। एम एस ब्लू, एम एस सुब्बलक्ष्मी, बहुत सारे ऐसे नाम आप देखेंगे साहब, ठीक है। कांचीवरम साड़ियाँ वाड़ियाँ, बहुत सारे ऐसे हैं कि बोले हर डिजाइन यूनिक होता है सर, कंप्यूटर भी कॉपी नहीं कर सकता। तो ये वो मामला था। तो पहली बार वस्त्रों से परिचित कब हुए यूरोपियंस? यहाँ। यहाँ से पर उनके यहाँ क्रेज आता है। बोले सर वस्त्र मात्र ये बस नहीं है, ये तो युद्ध के लिए हम सबसे हार्ड वस्त्र पहन के आए, ऐसे ऐसे सॉफ्ट वस्त्र आपको मिलेंगे, रेशम से लेकर सारी चीज। तो यहाँ से पूरा ट्रेड इंटरनेशनल हम देखेंगे कि युद्ध ऐसा लगा लड़ाई झगड़ा, लेकिन उसके बाद में सांस्कृतिक संबंधों का विकास अलग दिशा में, वो भी समानांतर चलता रहेगा। एम्पायर आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, वो भी चलता रहेगा। तो ये वो दौर कहलाता है, तो थोड़ी सा ध्यान रखना। तो जैसे ही पहला पूछता हूं तो बच्चे वो पहला पहला रट्टा मार के गए हो तो बराबर हो जाओगे। फर्स्ट साइरस, अखामनी, सारी बातें। अब इसके बाद में आने वाले यूरोपियंस का पहला आक्रमण भारत पर, तो वो सिकंदर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना सीखो, क्या पूछ रहा हूं। यूरोपियंस का पहला आक्रमण, यूरोपियन अगर पहला बोले आक्रमणकारी ग्रुप वो सिकंदर था, ये बात सही है। क्लियर? यहाँ पर आएगा बहुत सारे युद्ध होने वाले। अपन ने झेलम का युद्ध देखा, उसका सबसे फेमस पोरस के साथ वाला, जिसको आपने हाइड स्पीच कहा, भारत का थर्मोपली कहा आपने। चार चार नाम मिलते हैं आपको उस युद्ध के। सिकंदर वर्सेस पोरस। क्लियर? कौन सा वॉर? हाइड स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध। भारत का अपन देखेंगे एक एंशिएंट का थर्मोपली ये है, जबकि मिडियल में अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप वाला प्लस अकबर। तो ये है साहब। चलिए, बहुत छोटी सेना थी पोरस के पास में और बहुत बड़ी सेना थी सिकंदर के पास, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक बराबरी पर युद्ध छूटता है। यूनानी इतिहासकार बोलते नहीं हमने तो हरा दिया था। हरा दिया तो भाग क्यों गए? मित्रता क्यों कर ली? बोले नहीं सिकंदर का बड़ा विशाल हृदय था सर, उन्होंने कहा कि कैसा व्यवहार करे तो बनता। ने बोला एक वैसा व्यवहार करो जैसे एक राजा दूसरे राजा का। बोले इतने में ग्लैड हो गए। बोले बिल्कुल नहीं हो सकता ग्लैड, सिकंदर जैसा अय्याश शराबखोर आदमी कैसे ग्लैड हो जाएगा? बात बात पर हत्याएं कर देने वाले, जो कि अपने मित्रों तक की हत्या कर दो, बोले वो उनकी बात पर ऐसा हो गया। गलत बात है। इतिहास में लिखा गया है, आप ही के द्वारा लिखा गया, यूनानियों के द्वारा। तो आपने एक पक्षी अपना लिख दिया, सिकंदर का पक्ष लिख दिया। उस युद्ध के पश्चात से आपके पैर उखड़ने लग जाएंगे यूनानियों के। कहीं ना कहीं
उस युद्ध में ये उसको क्षमा करके उससे मित्रतापरक संबंध बनाते हैं, क्योंकि ये देख रहे थे कि इनकी जमीन खिसक रही है भारत में। उस युद्ध का परिणाम यूनानियों ने बस लिखा है एक साइड से, बोले हम लोग जीते। इस साइड वाले लिखते तो इस साइड वाले भी लिख देते। रियल क्या है? इतिहास का मतलब होता है कि वास्तव में रियलिटी क्या थी। सिचुएशन तो बता रही है कि आप उसको माफ कर रहे हो, उसका राज्य लौटा रहे हो, उससे मित्रता कर रहे हो, इसका मतलब है तुम अपनी स्थिति को कमजोर भाप रहे थे। ये बात निश्चित है। भाई बहन हो तो ना प्रीत गुसाई, कैसे हो सकता था? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास अगर है, उसको क्या जो दंतहीन विचरह से नहीं सकता। और उसके बाद वही ये सेना यहाँ से लौट जाती। इसका मतलब है उसका जो परिणाम यूनानियों ने लिखा है इतिहासकारों ने, वो पूरी तरह सही शायद नहीं है। खैर देखेंगे। साइरस वाला मामला दूसरा, पहला यूरोपीय आक्रमण वाला मामला, तो उनको ध्यान रखना। उसके बाद में फिर अपन आईपीसीएस इत्यादि पढ़ाई। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। कई बार बच्चे बोले विदेशी पहला आक्रमण, बोले सर 712 मोहम्मद बिन कासिम, फिर गलती कर बैठने वाले। तो ध्यान रखना। ठीक। इनके बाद में जो सबसे खास विदेशी आक्रमणकारी आने वाले हैं, उनका प्रभाव सिर्फ मध्य प्रदेश में पड़ेगा। उनको अपन पढ़ने वाले हूण के नाम से, हूणों के नाम से। आईपी केस अपन ने देख लिया, शकाय मामला अपन ने देखा। सिकंदर आया, अपन ने मामला देखा था मालव जनजाति, मालव क्षुद्रक गणों तक से उसको लड़ना पड़ा था, वहां घायल हो गया था। और वही आकर शिफ्ट हो जाने वाले मध्य भारत में, जिसके कारण अपन उसको बाद में मालवा क्षेत्र बोलेंगे। तो ये अपन ने पूरी पूरी हिस्ट्री पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इनके पश्चात में, मौर्योत्तर काल के पश्चात में आता है इंडियन हिस्ट्री में गुप्त काल। क्लियर? गुप्त काल में अगर आप देखें तो गुप्तों का एम्पायर कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। इतना हिस्सा ये, इसका मतलब है कि यहां पर अलग एम्पायर है, यहां पर अलग चल रही है, यहां पर अलग बात चल रही है। विदेशी आक्रमणकारी अलग है साहब जी। तो गुप्तों को अपन पढ़ेंगे, बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। गुप्तों के पतन में बहुत सारे कारणों में से एक कारण जिम्मेदार था हूणों का आक्रमण, हूण आक्रमणकारी। क्लियर? इस चीज को नोट डाउन करें। हूण आक्रमणकारी। हूणों में दो नाम अपन को पढ़ने हैं। तोरमाण एंड उसका पुत्र मेहरकुल। चलिए द नेक्स्ट माना जाते हैं। तो गुप्त शासक लिख लें, गुप्त शासक स्कंद गुप्त के समय हूणों ने भारत पर आक्रमण तीव्र कर दी, यानी कई बार आक्रमण कर चुके थे, करते रहते थे। स्कंदगुप्त ने अनेक बार इनको पराजित भी किया। जैसे मैंने कहा जीत नहीं गए, मैंने कहा तीव्र कर दिए, उसका मीनिंग है खास। स्कंदगुप्त के पश्चात कमजोर गुप्त शासक आए, जिन्हें हूणों ने पराजित कर दिया, हरा दिया। हूण शासक तोरमाण ने मध्य प्रदेश तक आक्रमण किए और इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। सागर उस जमाने से ऐरण बोलते थे। कि अभिलेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है।
उसके पुत्र मेहरकुल ने कश्मीर से मालवा तक का क्षेत्र, इसका टाइम लिखना हो तो 515 से लेकर 530 एडी। 515 से 530, तो इसके क्षेत्र में कश्मीर से मालवा तक का क्षेत्र आता था। क्लियर। इसके सिक्के ग्वालियर, सागर, विदिशा आदि क्षेत्रों में मिले हैं, जिस बात को दर्शाते हैं। ग्वालियर को इसने जीता था क्योंकि 530 एडी का ग्वालियर अभिलेख मेहरकुल का है। यानी मेहरकुल का अभिलेख कहां पर मिला अपन को? ग्वालियर में मिला हुआ था। क्लियर। तो ये भी हमको जानकारी मिलती है। बाद में हूण भी भारतीय संस्कृति में आत्मसात हो गए। आज आप पहचान नहीं पाएंगे कि हाँ कौन हूण, क्या कहता, सारी चीजें। क्लियर। फिर विदेशी आक्रमण। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, आईपीकेएस वाला या आईपीएसके वाला, इनके आक्रमण जब भारत में हो रहे थे तो उस समय की एक बहुत ही फेमस बुक है जिससे आपको उसके आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। ठीक। आज आप बोलते हैं इंडो ग्रीक, पर्शियन, शक इत्यादि वगैरह, कुषाण बोलते हो। उस जमाने में इनको यवन कहा जाता था। यवन, विदेशी, मलेच्छ, ऐसे बहुत सारे नाम हमको देखने को मिलते हैं उस जमाने में। ठीक। तो भारत की बहुत ही फेमस पुस्तक है जिससे उल्लेख मिलता है कि इनका आक्रमण हुआ था। उस पुस्तक में लिखा है कि यवनों ने मिथिला तथा साकेत को रौंद दिया। इसी पुस्तक में जानकारी मिलती है कि शकों ने अवंती क्षेत्र को जीत लिया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब इसमें दो क्वेश्चन। पहली बात तो उस पुस्तक का नाम क्या है? दैट इज गार्गी संहिता, आया हुआ प्रश्न है। गार्गी संहिता। पॉइंट नंबर 2 कि सर ये मिथिला और साकेत कहाँ है? साकेत कहा जाता है अयोध्या को, जबकि मिथिला कहा जाता है मालवा को। अच्छा, नेपाल बिहार वाले उत्तरी बिहार, मिथिला प्रदेश। हम्म, वो बाद में बोलते हैं अपन को। ठीक। आज ये जो मिथिला जिसके बारे में बात हो रही है उसका नाम है चित्तौड़। क्या नाम है? चित्तौड़। दुर्ग कहलाता है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट कहलाता है, जिसमें उसको जीत लिया तो घुस जाएगा मालवा में। इस पॉइंट को समझिए। इस, इसको कहा जाता था, ऐसा उल्लेख मिला है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं। तो हूणों का आक्रमण हो रहा था। ऐसा माना गया, अपन ने देखा कि हूणों ने शायद यहाँ पर राजधानी राजधानी बना ली थी। ग्वालियर, विदिशा, एरण यानी सागर को लेकर के हमको जानकारी मिलती है। ठीक। अभी भानुगुप्त अभिलेख अभिलेख ये सब देखोगे, बोले सती प्रथा का पहला साक्ष्य किससे आक्रमण हुआ, किससे युद्ध हो रहा था, वो वाला हूणों से ही हुआ था वो वाला साक्ष्य। ठीक है, पढ़ोगे भानुगुप्त फला फला। ठीक, गुप्तों में अपन देखेंगे, डिटेल में भी नहीं उठा रहे। जो और बताना चाहते हो उसको जान लो। महान बात यह है
कि हूणों को किसने पराजित किया? बोले कई भारतीय शासकों ने किया। उनमें से मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस शासक था। ये जो आप नाम पढ़ रहे हो, मिहिर कुल। मिहिर कुल हूणों का एक बहुत ही फेमस या महान शासक या बड़ा शासक कहलाता है। मध्य प्रदेश के एक बहुत ही खास शासक ने मिहिर कुल को पराजित कर दिया। लिखें। मालवा के शासक यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित कर मालवा तथा आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण मजबूत कर लिया था। सीधा कहेंगे तो जीत लिया था, हस्तगत कर लिया। तो ये कौन है? यशो। ये मान ध्यान रखना, बिल्कुल गलती नहीं करना था। किसको पराजित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, इसमें दो बातें पूछेंगे कि पहली बात ये किस फैमिली से था, किस वंश से था यशोधर्मन, प्लस कहां कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, उनका कोई अभिलेख है क्या, किस फैमिली से था, कौन सा विलेज, कहां राजधानी मिलती है इनकी। लिखें। औलिकर वंश। कौन सा? औलिकर वंश के थे। राजधानी इनकी मंदसौर मानी जाती है। उस जमाने में दशपुर इत्यादि वगैरह कह रहे थे। इनकी विजयों का उल्लेख कहां मिलता है? मंदसौर प्रशस्ति में मिलता है। एमपीपीएससी ने 2016-17 समथिंग पूछा था, मंदसौर प्रशस्ति के रचनाकार। अब ये तो आप लोग बताएंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, इतना तो कर लोगे। मामला समझ में आया क्यों वो उसको पूछ रहा है। मेरा बार बार टारगेट आपको यही समझाना है कि साहब यही क्यों आता है एग्जाम में, ऐसा ही क्यों आता है। इतिहास में हजारों डायनेस्टीज है भारत में, और आप उन हजारों में से देखो, गिनती की 100 पूछता है वो, या 50 पूछता है, वो चुन चुन के पूछता है आप। और जो एविडेंस दे रहा हूँ कि गत वर्ष में आया क्वेश्चन है, तो यहीं से क्यों आता है। और बच्चे क्या गलती करते हैं, बोले सर 1000 डायनेस्टी थी, हम पूरी लाइन से 1 से लेके 1000 तक पूरी पढ़ के जाएंगे। यहाँ की भी एक लिमिट है साहब जी। पूरा पढ़ने के चक्कर में आपको फिर पता चला जो आने वाला था वही, बस अपन कंफ्यूज हो गए वहां पर। या तो था आ से शुरू होता, बा से शुरू होता, खा से गले में अटका, बस आने ही वाला है, इन दो में से कोई आंसर है। ये सब हरकतें करते रह जाते वहां पर। तो सर लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूज होकर लगाया तो यही लगा के काट दिया। क्यों? क्योंकि आप 1000 पढ़ के, और मैं जो तरीके बता रहा हूँ आप 100 पढ़ के जाओ, तो कम पढ़ के जाओ तो आपको आसानी से याद रखेगा। ये वही बात है, मैंने कहा इन दो बंदों के नाम ध्यान रखना, याद रख लेंगे। वहीं आप कह रहे हो नहीं सर हम तो 200 के नाम याद रख लेंगे, तो फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पर। और कंफ्यूजन ही तो बचना है आपको, सिलेबस से ही तो बचना है। तो बहुत पुख्ता तौर पर पढ़ना सीखे साथी। ठीक। तो ऐसा पेपर इसीलिए आता है, इस टाइप से पेपर आता है। मेंस में भी यही अप्रोच रहेगी, रहती है। आपको जानकारी नहीं वो एक अलग बात है, इस तरह से कोई सिद्ध कर दे आपके सामने तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेंस में भी यही अप्रोच है। तो इस वे में तैयार करो, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, इस वे में तैयार करने का प्रयास कीजिए थोड़ी सा। और सिंपल फैक्ट तो आपको मालूम ही है ना, वही नहीं बना पा रहे तो फिर बहुत समस्या वाली बात। तो आराम से कल बात करेंगे कि मंदसौर प्रशस्ति का क्वेश्चन कब आया था। 2019 में आया था। ठीक। और कौन थे? मंदसौर में तो एक और अभिलेख हमको मिलता है साहब जी बाद में, या उसके पहले का। लाट प्रदेश से रेशम बुनकर, गुप्तोत्तर काल में यानी इसी काल में, लाट यानी गुजरात प्रदेश से रेशम बुनकर लौट कर आ गए थे। प्लस वहां पर सूर्य मंदिर था मंदसौर वाले में, तो सूर्य मंदिर में दिया जलाने के लिए इस श्रेणी के द्वारा, यानी रेशम बुनकरों की श्रेणियों के द्वारा धन दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है।
जैसे अक्षय निधि धन करके कहा जाता था। अक्षय निधि पढ़ेंगे गुप्त काल में अपन। ये क्या होता था? एक प्रकार की एफडी थी, जिस पर जो भी ब्याज मिलेगा, ब्याज का पैसा, उस पैसे से आपको क्या करना है, वहां पर दिए इत्यादि की व्यवस्था करते रहना, साफ सफाई इत्यादि की मेंटेनेंस की। बोले सर कितना लगना है खर्च यहाँ पर साफ सफाई मंदिर में, दिए में? बोले सर 100 रुपए खर्च आना है। बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बोले 10% है। तो बोले एक काम करो, 1,000 रुपए हम आपको दे दे रहे, 100 रुपए इसका ब्याज मिलेगा हमको, इस 100 रुपए को आप कहाँ खर्च करना है? यहाँ 1,000 जमा ही है, और हर साल लगातार करते रहना। एज अ बैंकिंग सिस्टम इस धन को क्या कहा जाता था? अक्षय निधि, जो क्षय ना हो। मामला क्लियर है? इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कौन सा विलेख? मंदसौर अभिलेख से। वो बनकर कहाँ के थे? बोले लाट प्रदेश के बनकर थे। लाट यानी गुजरात को कहा जाता था। रेशम बुनकर थे, इसका मतलब है कि उनका व्यापार इतना था, इतना धन संचित था उनके पास में, कि उनकी कैटेगरी श्रेणियां होती थी, ऑर्गेनाइजेशन होते थे उनके। वो ऑर्गेनाइजेशन भगवान जी के लिए, मंदिर इत्यादि वगैरह के लिए धन दान करते थे साहब जी। धन दान में लेने वाली संस्थाएं हुआ करती थी, एज अ बैंकिंग सिस्टम के रूप में वो काम करती थी। उनकी गुडविल इतनी हुआ करती थी कि बोले आप चिंता ना करें, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज से लेकर सारी बातें। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट कहलाती है उस जमाने की। नहीं तो बाद में फिर अंग्रेज आएंगे, कहेंगे सब कुछ तो हम लेके आए, तुम्हारे यहाँ कुछ था ही नहीं। बोले आपको गलत जानकारी है, आपने आधा कचरा टाइप का इतिहास पढ़ा है। हमने तो कम ही कचरा पढ़ा, आपने उससे भी कचरा पढ़ के आए हो। जिस देहात में भारत की लगातार आलोचना करते रहते हैं, आप इतिहास को अगर खंगाल कर देखें, भारत में एक से एक सिस्टम रहे हैं। यह बैंकिंग सिस्टम कहलाता। आपसे हुंडी वगैरह के बारे में तो उस काल में हुआ करती थी। महानतम विशेष है, विशेषता कहलाती है कि इकोनॉमिक सिस्टम की, स्टेबलाइज इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में हुआ करता था। ये खास बात होती है। क्लियर है? नहीं तो अंग्रेज ऐसी कोई वजह नहीं छोड़ते कि भारतीयों की आलोचना करने का कोई बहाना नहीं छोड़ते। मामला क्लियर है? तो ये था, अपन ने यहाँ का देखा। इस जगह को औलेकर वंश के नाम से आपने जाना। मंदसौर का उस जमाने का नाम पूछ लेता है आपको, दशपुर करके कहलाता है। क्लियर? और कुछ पॉइंट लिख लें वहां पर। यशोधर्मन ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी इस वंश की, इसी क्षेत्र में। बाणभट्ट ने। हर्षचरित में। इस वंश के शासकों के बारे में जानकारी दी है। क्लियर? इसके बाद में आता है हर्ष का काल। इसके पहले गुप्त काल जैसे अपन ने जानबूझ के नहीं पढ़ा, वो अपन इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मौर्य पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध पढ़ेंगे, जैन पढ़ेंगे, गुप्त पढ़ लेंगे। कोशिश करेंगे 1 से 2 क्लास में, 3 क्लासेस में हो जाए फटाफट, बट एक पूरी समझ अपन ने बना ली। इसके बाद में क्या आता है? हर्ष का काल। हर्ष के बाद में आने वाले हैं आपके गुर्जर प्रतिहार वाला, अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद में फिर सीधा आप पहुंच जाने वाले हो साहब चंदेल, मालवा के परमार। तो यहाँ पे हिस्ट्री सेपरेट होने लग जाती है। एक डायनेस्टी, एक बड़े क्षेत्र पर शासन सीधा सीधा पढ़ना है आपको। तो बोले साहब उपेंद्र ने स्थापना की, प्रथम महानतम शासक यह कहलाता है, राजा भोज महानतम शासक कहलाते हैं साहब, उनके दरबार में ये वो सारी बातें। उसी पर क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा आता है, तो हिस्ट्री सीधी हो जाती है। अभी तो पता नहीं इतनी दिशाओं से बहती चली आ रही है कि पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या क्या नहीं पढ़ डाले आपने। मामला क्लियर है? थोड़ी सी टिपिकल है एंशियंट हिस्ट्री, नेशनल लेवल पर भी एंशियंट हिस्ट्री टिपिकल है, और एमपी स्टेट लेवल पर तो माशाल्लाह वाली बात है। क्लियर? तो अगली क्लासेस में हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में मौर्य, महात्मा बुद्ध, गुप्त इत्यादि वगैरह। क्लियर है? थैंक यू।